हेलो फ्रेंड्स, डी लॉ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आपके सामने। आज हम लेके आए हैं आरजेएस का नोटिफिकेशन जो कि जारी हो गया है, जिसका हम इंतजार कर रहे थे। बहुत समय से इसकी वैकेंसी नहीं आई थी। आज इसकी वैकेंसी आई है तो हम इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं। जो हाई कोर्ट ने हमें जारी किया है नोटिफिकेशन, उसी को हम करेंगे, उसी को देखेंगे, उसी की पीडीएफ के थ्रू इसको देखेंगे। ठीक है ना। तो क्या है इसका विज्ञापन? ये है कि भाई राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा ये जारी किया गया है। ठीक है। क्या नाम है परीक्षा का? सिविल न्यायाधीश संवर्ग सीधी भर्ती परीक्षा। ठीक है। ये हमारी परीक्षा का नाम हो गया। इसके नियम जो होंगे वो किसके अकॉर्डिंग होंगे? राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 के द्वारा जो संशोधित अधिनियम है वो इसमें आएंगे। ठीक है। इसका संवर्ग क्या होगा? सिविल न्यायाधीश संवर्ग होगा, सिविल जज केडर का होगा। ठीक है। इसका वेतनमान यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। पदों की संख्या बता रहा है। हमारे लिए जो जो इम्पोर्टेंट है हम उसको देखते हुए चलेंगे। ठीक है। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा वो देखेंगे, बाकी हमको अगर देखना होगा तो आप लोगों के पास पीडीएफ्स है, नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। वहां पे से आप इसको जाके गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। तो कितने पद हैं इसके? 222 यानी 222 पद है। ठीक है। कब कब के मिलके आ रहे हैं? 2022 के 83 पोस्ट और 57 पोस्ट एंड तो इसके लिए 82 जो पोस्ट थे वो 22 के 83, 23 के 57 और 24 के 82, ये सारे मिला के 222 पोस्ट हैं और ये आ रही है हमारे लिए। ठीक है। ऑनलाइन प्रक्रिया के थ्रू आवेदन भरा जाएगा। जो भी एप्लीकेशन की जाएगी वो ऑनलाइन में की जाएगी। कैसे की जाएगी कि भाई आपको ये जो साइट दे रखी है उस पे जाके आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। अब आवेदन करने की समय सीमा, टाइम लिमिट कितनी है इसकी? इसकी जो टाइम लिमिट है वो है आज से, यानी कि 9 अप्रैल 2024 से इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। दोपहर 1 बजे से, आज जो दोपहर 1 बजे से इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं और उसके बाद ये रहेंगे 8 मई को शाम को 5 बजे तक। ये इसकी टाइम लिमिट दे रखे कि आप इससे लेके इस तक ही फॉर्म भर सकते हो, यानी कि 9 अप्रैल से लेके 8 मई के अंदर अंदर आप फॉर्म भर सकते हो। कई लोग सोचते हैं हम लास्ट में जाके फॉर्म भरेंगे, अरे अभी तो टाइम बचा है। ऐसा नहीं है, आपको जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल करना है। ठीक है। देखिए, जो अभी हमें पॉइंट बोला ना कि भाई हमको जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लेना चाहिए, वो हमको यहाँ पे भी नोटिफिकेशन में भी दे रखा है। क्या दे रखा है कि आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन के अंतिम दिनांक व समय का इंतजार किए बिना यथाशीघ्र निर्धारित परीक्षा शुल्क अदा कर ऑनलाइन आवेदन करें। ठीक है, ये लिख रखा है। अब लिख रखा है कि स्थान कौन सा होगा, कहाँ कहाँ पे एग्जाम कंडक्ट हो सकते हैं, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का स्थान कौन सा होगा। तो राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा कहाँ पर आयोजित की जाएगी? या तो जोधपुर में या फिर जयपुर में, यहाँ पे आयोजित की जाएगी। अगर किसी और जगह पे आयोजित की जाएगी तो आपको क्या किया जाएगा? नोटिस दे दिया जाएगा उस टाइम में कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पे किसी और स्थान पर हो रही है यहाँ पे परीक्षा। ठीक है। अब ये वाली बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी बात? कि भाई इसकी डेट क्या होगी एग्जाम्स की। पहले पहले हमको इस तरीके की कोई डेट नहीं दी जाती थी, लेकिन अभी इस बार हमको क्या है दे दी है इसने डेट कि भाई 16 जून 2024 जिसको संडे पड़ेगा उस दिन क्या होगा, इसका एग्जाम कंडक्ट होगा। ये एक संभावित तिथि है जिसको कि ये आगे पीछे कर सकते हैं। वैसे अगर इन्होंने फिक्स डेट दिया और संडे भी है तो हो सकता है चेंज नहीं करे, पर ये फिर भी लिखा है इन्होंने संभावित, अगर कोई कारण होंगे तो ये इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि क्या होगी? ये क्या होंगे कि परिणाम आने के बाद, मतलब रिजल्ट आने के बाद ये इसको घोषित कर देंगे। साक्षात्कार की तिथि क्या होगी? ये क्या करेंगे, जब मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी हो जाएगा उसके बाद इसको घोषित करेंगे। ठीक है। फिर आता है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा शुल्क कितना होगा। तो जो जनरल वर्ग होगा, सामान्य वर्ग होगा, या कोई अन्य पिछड़ा वर्ग होगा, अति पिछड़ा वर्ग होगा, या कोई अन्य राज्य के आवेदक होंगे। अन्य राज्य के आवेदक मतलब राजस्थान राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य के आवेदक, तो उनके लिए कितनी फीस होगी? 1250 रुपए। ठीक है। 1250 फिर क्या होगा? राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो ईडब्ल्यूएस वगैरह हैं उनके लिए 1000 रुपए फीस। फिर है दिव्यांगजन राजस्थान राज्य के और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के आवेदक जो होंगे इनके लिए फीस होगी 750, 750 रुपए। ठीक है। और ये भी लिख रखा है कि परीक्षा शुल्क की वापसी से संबंधित किसी दावे पर विचार, मतलब कोई जो अगर फीस जमा करा दी जो ये वापस रिफंड विफंड नहीं करने वाला है। ठीक है ना। अब ये जो इन्होंने पोस्ट निकाली ना 222, उसको डिस्क्राइब कर रखा है यहाँ पे कि भाई कैसे कैसे इन्होंने 222 वैकेंसी निकाली है। तो उन्होंने क्या निकाली है कि भाई इन्होंने 2022 के दिसंबर में जो कहा था 83 पोस्ट के लिए वो है, और फिर 2023 में कहा था इन्होंने 57 पोस्ट वो है, और जो 2024 में इनकी 82 पोस्ट है। ये सारी मिला के इनकी 222 पोस्ट आ रही है।
अब जो पॉइंट बोल रहा है वो बोल रहा है मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, कि भाई वे भारत में विधि द्वारा स्थापित अधिवक्ता अधिनियम के इस रूप से मान्य किसी भी विश्वविद्यालय विधि स्नातक की उपाधि निर्धारित करता हो। ये लिख रखा है इसने यहाँ पे। प्रत्येक अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा, राजस्थानी बोलियों, सामाजिक रूढ़ियों को ज्ञान। तो क्या होता है इसका मतलब कि यहाँ पे एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और इसको हिंदी भाषा, राजस्थानी बोलियों एवं सामाजिक रूढ़ियों, रीति रिवाजों का गहन ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और ये बोल रहा है कि कोई जो व्यक्ति है एलएलबी फाइनल ईयर के अंदर है, अंतिम सेमेस्टर में है, उसकी परीक्षा दे चुका है, तो वो क्या करेगा, मुख्य परीक्षा जब होगी उससे पहले उसके पास वो डिग्री होनी आवश्यक है, ठीक है। तो क्या करेगा, जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट होगा वो भी एग्जाम दे सकता है, ठीक है। ये वाली बात बोली इन्होंने यहाँ पे। अब एज का क्राइटेरिया देखते हैं अपन। तो एज के संबंध में ये बात है कि जो 21 से 40 तक के हैं, मतलब 21 एज से लेके 40 इयर्स तक के लोग हैं, वही फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन क्या है, यहाँ पे इनको एज का रिलैक्सेशन दे रखा है। किस किस को दे रखा है, एसटी एससी को, यानी शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को, और मोर बैकवर्ड क्लासेस को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, एंड वुमेन कैंडिडेट्स को, ठीक है। इनको दे रखा है 5 साल का रिलैक्सेशन, ठीक है। अब बात करते हैं परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम पर, कि इसकी स्कीम और पाठ्यक्रम क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा मतलब। तो हो गया कि भाई ये जो एग्जाम होगा ये 3 फेज में होगा, ठीक है। कैसे कैसे होगा, प्री एग्जाम होगा, मेन एग्जाम होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, जैसा कि सबको पता होता है। यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने कि भी मेन एग्जाम में एससी एसटी कैटेगरी और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को 40% मार्क्स लाने जरूरी होंगे, और जो अदर कैटेगरीज होंगी उनको 45% मिनिमम मार्क्स लाने होंगे मेंस क्लियर करने। To qualify main examination, the candidates of all other categories shall have to secure 45% marks, ठीक है। ये वाली बात बोल रखी है। इसमें तो लिख रखा है 40% तो एससी एसटी के लिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, मतलब मेंस में जाने के लिए, और जो यहाँ पे है अदर कैटेगरी उसको 45% मार्क्स लाने पड़ेंगे पास होने के लिए, टू क्वालिफाई फॉर मेन एग्जामिनेशन, ठीक है। अब ये यहाँ पे बता रहा है कि कैसे कैसे एग्जाम्स होंगे। प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा जो कि होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, मेंस होगा सब्जेक्टिव टाइप, और फिर होगा इंटरव्यू, ठीक है। इसमें जो 75% होगा वो लॉ का पोर्शन होगा, है ना। 70% तो होगा लॉ का, और 30% होगा हिंदी इंग्लिश का, यानी कि सब्जेक्ट का, ठीक है। अब इसमें लिख रखा है सिलेबस फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कौन सा होगा, सेम एज प्रिस्क्राइब फॉर लॉ पेपर फर्स्ट और लॉ पेपर सेकंड मेन एग्जाम। जो मेन एग्जामिनेशन का सिलेबस ले रखा है वही जो सिलेबस होगा वो प्री का होगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश जो हमारे सब्जेक्ट होंगे उनका इन्होंने डिटेल सिलेबस दे रखा है कि कौन कौन से होंगे। जैसे शब्द रचना हो गई, इसमें संधि संधि विच्छेद समास उपसर्ग प्रत्यय हो गए, शब्द प्रकार हो गए जिसमें तत्सम अतसम तद्भव देशज विजेशी ये शब्द हो गए, शब्द ज्ञान हो गया, शब्द शुद्धि हो गई, व्याकरण कोटियां हो गई, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, ये सारे हिंदी का सिलेबस हो गया। और ये नीचे इसमें 10 टॉपिक्स हैं, यही इंग्लिश में भी आगे दे रखे हैं इसका डिटेल सिलेबस। इंग्लिश में आगे टेंस, आर्टिकल्स, डिटरमाइनर्स, फ्रेजल वर्ब वगैरह ये सारे टॉपिक्स आ गए यहाँ पे। इसमें 8 टॉपिक है, उसमें 10 टॉपिक है, हिंदी में 10 टॉपिक और इंग्लिश में 8 टॉपिक है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि जो मेन का एग्जाम होगा वो किस तरीके से होगा। जो लॉ का होगा, लॉ का पेपर फर्स्ट और सेकंड होगा, 100 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का होगा, ठीक है। और जो लैंग्वेज का पेपर होगा हिंदी ऐसे, और पेपर सेकंड होगा इंग्लिश ऐसे, 50-50 मार्क्स के होंगे, 2-2 घंटे के पेपर होंगे, ठीक है। इंटरव्यू दे रखा है 35 मार्क्स का, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे सिलेबस वाले पार्ट पर, ठीक है। प्री और मेन का एक ही सिलेबस होता है। तो सबसे पहले जो लॉ पेपर फर्स्ट आएगा उसका क्या सिलेबस रहेगा, उसका सिलेबस ये रहेगा कि आएगी हमारी सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्रैक्ट एक्ट, एविडेंस एक्ट सिविल के अकॉर्डिंग, लिमिटेशन एक्ट, एसआरए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, टीपी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस, रेंट कंट्रोल, ठीक है। टीपी यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। लॉ पेपर सेकंड आ गया, इसमें आ गई हमारी सीआरपीसी। क्या इसमें बीएनएस वगैरह बीएनएसएस वगैरह आएंगे, नए एक्ट आएंगे इसमें? जी नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे पुराने सिलेबस की बात कर रखी है, पुराने एक्ट्स की बात कर रखी है, तो यहाँ पे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई हमारी सीआरपीसी, फिर आ गया एविडेंस एक्ट,
ठीक है। इंडियन पीनल कोड आईपीसी आ गई, जेजे एक्ट आ गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आ गया, प्रोबेशन एक्ट आ गया, डीवी यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आ गया, इंडिसेंट एक्ट आ गया, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986 आ गया, पॉक्सो आ गया हमारा, फिर सेक्सुअल हेरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस आ गया, ठीक है। और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एंड जजमेंट आ गया, ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ऑर्डर जजमेंट राइटिंग यहाँ पे भी है और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जजमेंट राइटिंग यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे सिलेबस की, ठीक है। फिर लैंग्वेज के बारे में दे दिया कि फर्स्ट पेपर होगा हिंदी ऐसे का, हिंदी राइटिंग इन हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश राइटिंग में, ठीक है। और इसके बाद आएगा इंटरव्यू, ठीक है। तो तीनों की बात कर ली हमने, प्री की भी बात कर ली, मेन की भी बात कर ली और इंटरव्यू की बात कर ली। ये तो हो गया हमारा सिलेबस। हमने एज के बारे में बात कर ली, कब से फॉर्म निकलेगा, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, इसकी हमने बात कर ली, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रेटेजी की कि कैसे हमको पढ़ाई करनी है। कितना टाइम है हमारे पास? हमारे पास बेसिकली देखा जाए तो है केवल 2 महीने। 2 महीने हैं हमारे पास। आप डिवाइड कीजिए अपने अकॉर्डिंग कि आप इसको किस तरीके से कवर कर सकते हैं। एक उठाना है आपको मेजर, एक उठाना है आपको माइनर, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश इनको लेके चलना है साथ साथ में, क्योंकि ये भी कवर कर रहे हैं हमारा 30% पार्ट। तो ऐसे नहीं है कि इनको छोड़ दिया कि भाई बाद में करेंगे, ऐसा नहीं है। एक मेजर माइनर उठाइए, अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए कि इतने टाइम में मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है। क्या कीजिए, जैसे जैसे आप सब्जेक्ट को करते जा रहे हैं इसके क्या कीजिए, एमसीक्यूज निकालिए, ठीक है। आईपीसी कर रहे हैं, उदाहरण लीजिए आप, चैप्टर 1 कर लिया आपने, उसके बाद आप इसके एमसीक्यूज निकालिए। जितने आप एमसीक्यूज निकालेंगे, ओल्ड पेपर्स निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होने के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी रही कि आपको 2 महीने के अंदर अंदर एग्जाम देना है, तो आज से ही लग जाइए, ठीक है। और जुड़े रहिए डी लॉ जंक्शन के साथ। हमारी यूट्यूब चैनल पे चल रही है सीरीज, आईपीसी भी चल रही है उसके अंदर, उसमें माइनर एक्ट्स भी चल रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लग रही हो तो। और जुड़े रहिए डी लॉ जंक्शन के साथ। हमारी ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, जिसका डिटेल दे रखी है हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो जुड़े रहिए डी लॉ जंक्शन के साथ। थैंक यू सो मच।